हेलो क्लास 8th स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 11 को रीड कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। बच्चों, संधि के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, आप अच्छे से समझते हैं कि संधि क्या है। इसका हम एक बार और रिवाइज करेंगे। दो ध्वनियों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है ना। जिस संधि के नियमों द्वारा मिले हुए अक्षरों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के नियमों द्वारा मिले हुए अक्षरों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब देखिए, जैसे पर प्लस उपकार बराबर क्या हो गया, परोपकार। यहाँ पर क्या निकल रहा है, अ, पर, र में क्या मिला हुआ है, अ, प्लस आगे क्या है, उ। तो स्वर और स्वर का मेल होने से क्या बन गया, औ। क्या बन गया, अ प्लस उ बराबर औ। तो पर प्लस उपकार बराबर क्या बन गया, परोपकार। सम प्लस तोष बराबर क्या बन गया, संतोष। तपह प्लस बल बराबर क्या बन गया, तपोबल। इस प्रकार से जो है सभी शब्दों में दो ध्वनियों स्वर प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन के मिलने से परिवर्तन आया है ना। तो दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक। अब संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन प्लस व्यंजन का भी होता है, स्वर प्लस व्यंजन का होता है और व्यंजन और स्वर का भी मिलान होता है। ठीक। और विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन। ओके। इस पार्ट में हम व्यंजन व विसर्ग संधि के बारे में समझेंगे। व्यंजन संधि, सत्य प्लस जन बराबर सज्जन, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, सम प्लस सर बराबर संसार। किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। अब देखो, स्वर और व्यंजन का मेल किस प्रकार से हो रहा है, जैसे सत प्लस जन है ना। तो व्यंजन प्लस व्यंजन, ये क्या है, त क्या है, व्यंजन, और ज भी क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन से व्यंजन का मेल हो गया है ना। ये त क्या है, जगत, इसमें से क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है ना। जगत प्लस नाथ, तो अ प्लस न, तो अ और न मिलकर क्या बन रहा है, एक स्वर बन रहा है और एक व्यंजन बन रहा है। इस प्रकार से क्या बन गया है, व्यंजन संधि बन गई। ठीक है। सम प्लस सार बराबर संसार। अब सम में क्या निकल रहा है, म प्लस स, तो व्यंजन और व्यंजन दोनों निकल रहे हैं। ठीक है। आप पूछेंगे यहाँ पर तो अ निकल रहा है, यहाँ पर व्यंजन कैसे निकल रहा है। तो यहाँ पर त हलंत नहीं है ना। हम क्या देखते हैं कि ये जो शब्द हैं ये आधे हैं, तो ये हलंत सहित है, तो इनमें से अ निकला हुआ है, और ये इसमें हलंत नहीं है तो इसमें असमाहित है। इस प्रकार से ये क्या, इसमें से अ निकलेगा तो क्या बनेगा, स्वर, और इसमें से न निकलेगा तो क्या बनेगा, व्यंजन। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन का मेल हुआ। ओके। अब देखिए, व्यंजन संधि के कुछ नियम यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। ये सारे नियम आपको पढ़ना है और समझना है। इस प्रकार से, जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है ना। ये पहला वर्ण है और ये तीसरा वर्ण, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर, है ना। तो ये वर्ग का पहला वर्ण है। वर्ग मतलब जैसे क ख ग वाली लाइन, क ख ग वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, क की, च की, त की, प की, ये क्या है, वर्ग के प्रथम अक्षर है ना। क च ट त प म, ये सब क्या है, वर्ग के पहले अक्षर। इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे क का तीसरा वर्ण कौन सा है, क वाले वर्ग का, क ख ग, क ख ग, ग क्या है, तीसरे नंबर वाला। तो ये पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन इस प्रकार से होता है, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर, है ना। अच प्लस अंत बराबर अजंत, इस प्रकार से। अब देखो, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन इस प्रकार से होता है। क का पांचवा वर्ण कौन सा है, अण, तो वाक प्लस मय बराबर क्या बन जाएगा, वाकमय। त वाली लाइन का कौन सा वर्ण है, न, लास्ट वाला, त थ द द न, तो ये पांचवा वर्ण इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होगा, त प्लस सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग। इस प्रकार से त संबंधी नियम, ये त संबंधी बहुत सारे नियम दे रखे, उत प्लस चरण वाला उच्चारण। अगर त का च से मिलान होगा तो वो आधा च और पूरा च बन जाएगा, त का छ से मिलान होगा तो आधा च और छ बन जाएगा। इस प्रकार से सारे नियम आपको पढ़ने हैं। फिर है म संबंधी नियम, म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो उसी वर्ग के पंचम वर्ण अण ण न न म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये भी नियम आपको पढ़ना है। उसके बाद म के बाद यदि य र ल व श स ह, तो म के म अनुस्वार का रूप ले लेता है, जैसे सम प्लस योग बराबर संयोग। म के बाद क्या है, य है, तो य का किस में परिवर्तन हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ग संबंधी नियम देखते हैं। म के बाद यदि म आए तो म द्वितीय व्यंजन हो जाता है। द्वितीय व्यंजन के बारे में पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं।
आप अच्छे से जानते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होता है। जब दो समान वर्ण एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। जैसे सम प्लस मति बराबर क्या बन गया, सम्मति। सम प्लस मुख बराबर क्या बन गया, सम्मुख। इस प्रकार न का ण में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, जैसे ऋषि र श के बाद न आए तो वह अण बन जाता है। जैसे परी, ये र है, र के बाद क्या आया, न आया तो क्या बन गया, परिणाम बन गया। ऋषि है तो ऋषि प्लस न बराबर ऋण बन गया, है ना। इस प्रकार से आपको सारे पढ़ना। अब देखिए व्यंजन संधि, सॉरी विसर्ग संधि। नि प्लस चे बराबर निश्चय है, दु प्लस गुण बराबर दुर्गुण, मना धन ज बराबर मनज। अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के भी कुछ नियम यहाँ पे दे रखे हैं, ये नियम आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सारे नियम आपको पढ़ने हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, विसर्ग का लोप होना, और यह भी दोहराएं, स्वर संधि विभिन्न प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंत्र संधि और अयादि संधि, ठीक है। तो ये डिटेल दे रखी है, तो ये सब आपको रीड करना है। उसके बाद क्वेश्चन आओ करे 4, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर। संधि तथा संधि विच्छेद में क्या अंतर है, संधि के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। आई होप इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। संधि तथा संधि विच्छेद आपको बुक में मिल जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए, ये भी आप कर सकते हैं। स्वर संधि को उदाहरण से समझाइए। स्वर संधि को, ये स्वर संधि के भेद दे रखे हैं और आगे स्वर संधि भी दे रखा है, तो आपको एक एग्जाम्पल देके लिखना है, ठीक है। व्यंजन संधि में कितनी ध्वनियों का मेल होता है, ये भी आपको लिखना है। नीरस शब्द में किस प्रकार की संधि है, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आओ करे 5, आओ करे 6, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार वर्णों की संधि का रूप लिखिए। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगी, तो आप अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, भाषा की पहचान, वाक्यगत अशुद्धियों का शोधन। यहाँ पर एक तरफ शुद्ध वाक्य दे रखे हैं, एक तरफ अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, है ना। तो ये आपको रीड करना है। पहले अपन इसको समझ लेते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम कई अशुद्धियां करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ऐसे वाक्य अशुद्ध माने जाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, जैसे सिरचन को गर्म भैंस का दूध दो, है ना। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। ये इस प्रकार के वाक्य जो है अशुद्ध वाक्य हैं। इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, जैसे सिरचन को भैंस का गर्म दूध दो, मतलब गर्म भैंस का दूध नहीं देना है, ये अशुद्ध वाक्य है। क्या देना है, क्या लिखना है, सिरचन को भैंस का गर्म दूध देना है, ठीक। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये भी शुद्ध वाक्य हुआ। वो काट कर गाजर खिलाओ, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ये गलत है ना। शुद्ध क्या है, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। वाक्यों में प्रयोग करते समय कई बार शब्दों का क्रम दोष होता है, तो कभी कभी संज्ञा, लिंग, वचन, विशेषण तथा कारक संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। सामान्यतः की जाने वाली अशुद्धियों और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं। अब देखो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां दे रखी हैं, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं, ये लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, वचन संबंधी अशुद्धियां हैं, कारक संबंधी है, विशेषण संबंधी है, क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, है ना। इनका हम, और देखो आगे भी क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां हैं, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां हैं और मुहावरे संबंधित भी अशुद्धियां हैं। अब इनका हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी आप रीड करेंगे। जैसे अशुद्ध वाक्य क्या है, राजू सोमवार के दिन आएगा, है ना। अब यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध क्या होगा, राजू सोमवार को आएगा। ऑलरेडी सोमवार दिन ही है, तो उसको हम सोमवार के दिन आएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। क्या लिखेंगे, राजू सोमवार को आएगा। मुझे अमरूद का फल पसंद है। अब मुझे अमरूद का फल पसंद है, ऑलरेडी अमरूद एक फल है ना, तो फल लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या लिखेंगे, मुझे अमरूद पसंद है, ठीक है, या फिर मुझे फल पसंद है। नेक्स्ट, वह कान से बहरा है, यह शुद्ध वाक्य है। वह बहरा है, बहरे तो कान से ही होते हैं, है ना, तो कान लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है, सज्जन व्यक्तियों का सभी आदर करते हैं, तो सज्जनों का सभी आदर करते हैं। जो व्यक्ति सज्जन है उनको व्यक्तियों लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस प्रकार से होती है। हमको क्या, हमको क्या, ये रोंगे, क्या होगा सही, हमें क्या। तुम तुम्हारे घर जाओ, ये अशुद्ध है, क्या होगा, तुम अपने घर जाओ। उन्होंने कहाँ जाना है, ये अशुद्ध है, उन्हें कहाँ जाना है, ये सही है, उन्होंने नहीं होगा। ये फल अच्छे हैं, ये फल अच्छे हैं। यह क्या है, ये यहाँ पर बहुवचन हो रहा है, तो यह एक फल की बात कर रहे हैं अपन, तो यह लिखते हैं। अगर बहुत सारे फल की बात कर रहे हैं तो ये लिखेंगे, ओके। उसके बाद में अशुद्ध वाक्य है, ये लिंग संबंधी। उन्होंने मुझे आदेश दी, उन्होंने मुझे आदेश दिया, ठीक। अब वचन संबंधी देख लेते हैं। मैंने तो हस्ताक्षर कर दिया, मैंने तो हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन का
बहुवचन होता है। ठीक है, रमा की घड़ी में 2 बजा है, रमा की घड़ी में 2 बजे हैं। फिर देखिए कारक संबंधी में ईश्वर की श्रद्धा करती हूँ, मैं ईश्वर में श्रद्धा रखती हूँ। वह पेड़ पर से गिर गया, वह पेड़ से गिर गया, पर नहीं आएगा। उसके बाद में विशेषण संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं। महिमा गुणवान है, महिमा गुणवती है। ठीक है, क्रिया संबंधी अशुद्धि क्या है? क्या आप भोजन खाएंगे, क्या आप भोजन करेंगे। ओके, तो बाकी है आपको रीड करना है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है। यहाँ कूड़ा नहीं फेंको, मतलब यहाँ कूड़ा मत फेंको, नहीं फेंको नहीं, यहाँ कूड़ा मत फेंको। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी है? उसके पिता सज्जन पुरुष हैं, उसके पिता जो है उसके पिता सज्जन हैं। ठीक, मैं गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता हूँ, मैं गुनगुने पानी से स्नान करता हूँ। गुनगुने और गर्म दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। वह शुक्रवार के दिन जाएगा, वह शुक्रवार को जाएगा। इस प्रकार मुहावरे संबंधी से उसकी अक्ल चक्कर खा गई, उसकी अक्ल चकरा गई। मानो उस पर घड़ों पानी गिर गया, मानो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक, तो ये बाकी जो बचे हैं ये आपको रीड करना है और निम्नलिखित प्रश्न को तो निर्देशानुसार दीजिए। ये जो अशुद्ध वाक्य है इन पे कौन सा शुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध, यहाँ पे टिक लगाना है। और आओ करे 8 ये भी आपको फिल करना अपनी बुक में। ओके, इनका PDF मैं आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप अपनी बुक कंप्लीट कर लीजिए और PDF बनाकर मुझे सेंड करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ओके।